नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। किसानों का आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है। सरकार अपनी तरफ से आश्वासन दे रही है, बार बार बैठकें हो रही हैं, लेकिन इसका कोई हल निकलता नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसान अपनी जिद पे अड़े हैं और सरकार भी जिद पर अड़ी हुई है। आखिरकार इसका कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा है, जबकि दोनों ही ये कह रहे हैं कि वो किसानों का हित चाहते हैं, सरकार भी कह रही है। फर्क क्या है? क्या जो कानून बने हैं वो बिल्कुल सही हैं या उनमें कुछ त्रुटियां हैं जो किसानों के मन में डर पैदा करती हैं? क्या कानून जो है फुल प्रूफ बनाए गए हैं, यानी उसके बाद इन तीनों कानूनों के लागू होने के बाद किसानों का शोषण जो है वो रुक जाएगा? व्यापारी या जो बड़े घराने जो इस व्यापार में अब आ रहे हैं ये शोषण नहीं करेंगे। वैसे तो भारत का किसान जो है लंबे समय से शोषण का शिकार है। व्यापारी कम दाम में सामान खरीदते हैं, महंगी कीमत में बाहर जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसको बेचते हैं। अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं आ पाई कि कंज्यूमर की यानी उपभोक्ता की भी सुरक्षा की जाए और किसान की के जो हित हैं उसकी भी सुरक्षा की जाए, यानी किसान को उचित मूल्य मिले और कंज्यूमर को उचित मूल्य पर सामान मिले। ये मामले क्यों उलझे हुए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है शैलेंद्र यादव जी को, जो पेशे से एडवोकेट हैं। इसके अलावा वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में सदस्य रह चुके हैं और इसलिए इनकम टैक्स को, कानून की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। कई बार किसानों के मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई और आज हम शैलेंद्र जी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज मैं आपसे बहुत सीधी सी बात करने जा रहा हूं और वो कि क्या जो कानून बनाए गए हैं वो फुल प्रूफ हैं और क्या उससे किसान का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं इसके साथ साथ ये भी चाहूंगा कि आप ये भी बताते जाएं कि जो तीनों कानून है क्या कंज्यूमर यानी उपभोक्ता जो है उसके हित की सुरक्षा भी करने में सक्षम है या नहीं है। क्या उपभोक्ताओं को परेशानी होगी, क्या किसान को भी परेशानी होगी इन कानूनों के लागू करने के बाद भी? क्योंकि ये जो दो कानून जिनमें बदलाव किए गए हैं और तीसरा कानून, ये जब राज्यसभा से पास हुआ तो बहस भी नहीं हुई। दरअसल संसद में इन पर ठीक से बहस हुई ही नहीं और इसलिए कानून की क्या कमजोरियां हैं ये मालूम ही नहीं हो चल पाया। तो मैं संक्षेप में शैलेंद्र जी, जहां पर कि दोनों के बीच टकराव बना हुआ है, सबसे पहले उन मुद्दों पर बातचीत शुरू करता हूं और फिर कानून की खामियों पर हम जाएंगे। तो पहली मांग तो किसानों की यही है कि ये जो तीनों कानून है ये किसान को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करती है उसकी गारंटी नहीं देते हैं। अब आप ने कानून को पढ़ा हुआ है, जो दो बदलाव किए गए हैं, जो एक नया कानून आया है, क्या एमएसपी की गारंटी इन कानूनों से मिलती है या सरकार के लिख के दे देने से क्या गारंटी हो जाएगी, या एक कानून बना करके एमएसपी को एक कानूनी दर्जा देने की और किसान और उसके साथ साथ उपभोक्ता दोनों को सुरक्षित करने की जरूरत है? हाँ, तो आर्टिकल 21 में हमें लाइफ एंड लिबर्टी की गारंटी दी गई है, जो एनफोर्सेबल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसमें लाइफ का मतलब ये है कि जिसमें आदमी का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो। तो एमएसपी इस चीज से जुड़ा हुआ है। एमएसपी इस तरह से जुड़ा हुआ है इसमें कि किसानों को जिसके पास 10 बीघे वगैरह जमीन है तो वो अपने परिवार को अच्छी तरह पाल सके। पालने का मतलब ये है कि उनकी अच्छी शिक्षा दे सके, उनका अच्छा खाना पीना कर सके और अपनी शादी, लड़कियों की शादी करना, ये सब चीज कर सके, अपना घर भी बना सके। वो जो चीज है जब सफर करती है तब किसान को समस्या आती है। अगर एमएसपी हो जाए, मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये होना बहुत जरूरी है और ये इस तीनों एक्ट में कहीं भी इस चीज की गारंटी नहीं दी है। अब मैं एक एक एक्ट पे आके इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं एक्ट पर आने से पहले पहले दो तीन और जो मुद्दे हैं उनको हल्का हल्का सा जिक्र कर लेता हूं, फिर आप एक्ट के बारे में बताइए। दूसरी चीज जो किसान कह रहे हैं वो ये है कि एमएसपी अगर थोड़ा बहुत लागू भी होता है, यानी न्यूनतम मूल्य अगर थोड़ा बहुत लागू भी होता है, तो मंडियों में सरकार जो खरीद करती है उस पर लागू होता है। मंडी के बाहर जो भी सामान किसान बेचते हैं उस पर एमएसपी लागू होता ही नहीं है।
अब ये बात वास्तविकता भी है। और मंडियों में सरकार जो खरीद कर दी है वो सिर्फ कुल जो बाजार में अनाज या दूसरी चीजें, खाने पीने की चीजें, खेती से संबंधित चीजें बेची जाती हैं, उनका 6% है मंडियों में, और 94% बाहर बिकता है। जो अब किसान मांग कर रहे हैं, जो किसानों की इच्छा है कि कोई मैकेनिज्म बने कि मंडी के बाहर भी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। तो क्या मंडी के बाहर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी इन कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं उसमें दी गई है, या क्या देना संभव भी है? शैलेश जी, इसमें ये है कि एमएसपी आप सही कह रहे हैं कि 6% लोग अवेल करते हैं, लेकिन इसकी परसुएसिव वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। अगर मार्केट में अगर मंडी के बाहर बेचते हैं तो किसान को ये होता है कि भाई मुझे 1800 रुपये पे धान बिकना है, तो मुझे उसके आसपास कहीं बाहर मिल जाए, ज्यादा मिल जाए या उसके आसपास मिल जाए तो मैं कंफर्टेबल हूँ। तो एक बेंचमार्क हो जाता है, वो एनफोर्सेबल नहीं है लेकिन एक दिशा हो जाती है, तो उसके आसपास चलता है। कई बार उसके नीचे भी मिलता है जैसे आजकल मिल रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसमें कि ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट फर्स्ट में देख लेते हैं हम। इसमें ये कहा गया है, पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इसलिए था कि जिससे कि एक स्टॉक एक लिमिट से ज्यादा ना कर सके। उसका मतलब होगा अगर आदमी मोनोपोली कर लेगा तो फिर कस्टमर को बहुत किसी भी कीमत पे उसे बेचे, कुछ रोक ही नहीं होगी। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इसलिए आया था जिससे कि कस्टमर का भी केयर रहे और किसान को भी उचित दाम मिल जाए। तो इसमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। इसमें 3 बातों पे मुझे ऐतराज है। इन्होंने एक नया सेक्शन लाए हैं, सेक्शन 1A। उसमें कहा है कि जब आर्मी का कि वार पे होगा देश, या सूखा पड़ेगा, या नेचुरल कैलेमिटी होगी, या एक्सटर्नरी प्राइस राइज होगा, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो एक्लिप्स हो गया है इस अमेंडमेंट से, वो अपने आप आ जाएगा। एक्लिप्स का मतलब ये है कि इस कानून को हमने दबा दिया फॉर द टाइमिंग, जिससे फ्री इकोनॉमी हो जाए। लेकिन अगर ऐसी पोजीशन 4-5 आती हैं तो उसमें दोबारा वो आ जाएगा, तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। तो उसमें ये चीज रिवाइव कर जाएगा। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस कब है, कैसे है, किस चीज की है, वो डिसाइड नहीं किया। उसका बेस यही बनता है कि एमएसपी ही उसका फंडामेंटल बेस होगा, और उससे कितना गुना, जैसे सपोज आलू 20 रुपए किलो बिक रहा है, तो वो 50 रुपए किलो पे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानेंगे या कहाँ मानेंगे? क्योंकि हमें किसान का भी ध्यान देखना है और कस्टमर एंड कस्टमर का भी ध्यान देखना है। वो चीज नहीं कही है। हॉर्टिकल्चर में इन्होंने 100% कहा है, 100% राइज हो जाएगा तो हम रिवाइव हो जाएगा। फ्रूट और पेरिसेबल आइटम में 50% का है, लेकिन किसके मुकाबले 50% है, किसके मुकाबले 100% है, किसके मुकाबले एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन है, ये इन्होंने डिस्कस नहीं किया। ये कमी है, और इसका कमी जो एमएसपी हो सकती है वो करना चाहिए। ये तो आपने सही कहा, लेकिन शैलेंद्र जी, एक जो किसान के मन में डर है, संदेह है, वो उसका ये मानना है कि जब सरकार मंडियों को खत्म कर देगी, जो कि सरकार कह रही है कि हम खत्म नहीं करने जा रहे हैं, जिसको मंडी में बेचना हो बेच ले, लेकिन जाहिर सी बात है कि मंडी में जो है वो करीब 7.5% टैक्स लगता है। तो जब बाहर बेचने की छूट होगी तो किसान मंडी में क्यों जाएंगे, 7.5% क्यों देना चाहेंगे? और वो व्यापारी को भी अच्छा लगेगा, 7.5% की बचत होगी, क्योंकि जो मंडी में जो टैक्स है वो 7.5% है। तो अब जो है ये मंडी प्रथा, मंडियों की जो अभी की स्थिति है, यानी एपीएमसी, जो कृषि उत्पाद के बेचने के लिए मंडियां बनाई गई हैं, वो मंडियां खत्म हो जाएंगी, और तब जो है वो मनमानी शुरू कर देंगे व्यापारी। वो कहीं भी किसी भी कीमत पर खरीदेंगे, किसान को उचित मूल्य नहीं देंगे, और उपभोक्ता को सही कीमत पर सामान नहीं देंगे, होर्डिंग करेंगे वगैरह वगैरह। तो इस डर को कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या कानून में इसकी कोई व्यवस्था है? इस कानून में इस चीज की कोई व्यवस्था नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरी चीज ये है कि शुरू में हो सकता है उन्हें अच्छी कीमत मिल जाए। जो दूसरा एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कोई स्टॉक की लिमिट नहीं है। गरीबों को, कस्टमर को कितने रेट में मिलेंगे इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। एमएसपी की भी मैकेनिज्म नहीं है। इस पोजीशन में, इस स्थिति में ये चीजें बड़ी मुश्किल है। अब हम दूसरे कानून पे आते हैं कि फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। इसमें मैं जो इसमें एक मैकेनिज्म है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट का मतलब ये हुआ कि सपोज 50 रुपए तय हुआ किसान के साथ, एग्रीमेंट हुआ बड़े लेवल पे, और चीजों में फिर आएंगे, तो फसल आते वक्त अगर कीमत हो गई 75 रुपए,
तो किसान कोशिश करेगा मैं दाएं बाएं बेच दूं। अगर कीमत होगी 25 रुपए तो परचेजर कहेगा कि मैं इतने में नहीं लेता, कोई ना कोई बहाना बनाएगा। उसके बहाने बनाने का स्कोप इस फार्मर एम्पावरमेंट में बहुत ज्यादा बचा हुआ है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि आप क्वालिटी के बेस पे, इसमें क्वालिटी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट की शैलेश जी बेसिक चीज होती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो इक्वल मीटिंग ऑफ माइंड, बार्गेन होना चाहिए। बार्गेन का मतलब इक्वल मीटिंग ऑफ माइंड आपका होगा कि आप ये कह रहे हैं या वो ये सुन रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जब बहुत बड़ा सरमाएदार एग्रीमेंट करता है बहुत छोटे किसान से, वो चीज मिस हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रिंटेड परफॉर्मा ले आते हैं। प्रिंटेड परफॉर्मा का मतलब है आपके पास, किसान के पास बार्गेन की कोई स्कोप नहीं है, उसको डॉट पे साइन करना है, जैसे हाउसिंग लोन वगैरह पे होता है। और फिर उन्हें पता भी नहीं होता क्या क्या चीज साइन कर दिया है। किसान को अगर पढ़ना चाहे तो भी नहीं पढ़ सकता। एक तो ये बड़ी समस्या है। दूसरी चीज ये है कि उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ऐसी कंडीशन डाल दी कि आप ये चीज बोओगे, ऐसे बोओगे, इस केमिकल को लगा के बोओगे, तो एक समस्या आ सकती है कि एग्रीमेंट के बाद किसान की जमीन बिल्कुल बंजर हो जाए। जैसे कि नील की खेती के वक्त अंग्रेजों के कानून बनाया कि नील की खेती करेंगे। नील की खेती में ऐतराज था, क्योंकि नील की खेती होने के बाद किसान जमीन बंजर हो जाती है। बंजर हो जाती है तो समस्या हो जाती है। तो उसे एग्रीमेंट तो 2-3 साल का हुआ, लेकिन नुकसान उसको 3-4 उसकी भरपाई नहीं है। इसमें इंश्योरेंस की कोई भरपाई नहीं है। इसमें क्वालिटी कंट्रोल कैसे कौन करेगा, डिसाइड करेगा ये क्वालिटी वही है या नहीं है, क्योंकि क्वालिटी प्रोड्यूस की शैलेश जी बहुत सी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कितना बारिश हुआ, कितना मॉइस्चर है, कैसा मौसम रहा, और बहुत सी चीजों पे। अगर क्वालिटी, अगर किसान के रोल से बाहर वो क्वालिटी नहीं दे पाया और उसका ऑर्डर सफर करता है, कीमत गई है, कीमत कम हो गई है, तो वो सरमाएदार निकल जाएगा। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आता है कि डिस्प्यूट कैसे रिजोल्व होंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में इन्होंने बहुत कमजोरी छोड़ी हुई है। इसमें एसडीएम के साथ मैकेनिज्म है। दोनों एक्ट में जो नए एक्ट बने हैं उसमें एक ही मैकेनिज्म है। उसमें कमी ये है कि एसडीएम की यहाँ एप्लीकेशन लगेगी, जो कि कंसिलिएशन बोर्ड अपॉइंट करेगा और कंसिलिएशन बोर्ड डिसाइड करेगा। कंसिलिएशन बोर्ड डिसाइड करेगा तो उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो लिखा नहीं है। 30 दिन में उसकी रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट को माने या ना माने, उसके बाद अगर नहीं मानता है तो कोई भी पार्टी तो एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम 30 दिन में डिसाइड करेगा। उसमें अगर एक पार्टी को उससे ऐतराज है तो वो जाएगा डीएम के पास। डीएम फिर 30 दिन में डिसाइड करेगा। अब अगर ये केस किसान के फेवर में डिसाइड हुआ तो क्या पोजीशन बनेगी? किसान के फेवर में डिसाइड हो गया तो वो रिवेन्यू रिकवरी की तरह जाएगा। रिवेन्यू रिकवरी का मतलब ये होता है कि आप वहां एप्लीकेशन लगाएंगे और रेवेन्यू रिकवरी जैसे राजस्व होता था वैसे होता है। उसमें समस्या क्या है कि सपोज किसान जीत गया और उसे पैसा अभी मिला नहीं है, 90 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो क्या होगा कि अगर वो सरमाएदार किसी तरह से भाग गया, किसी तरह से जैसे देश छोड़ के भाग जाते हैं बड़े लोग, तो वो क्या करेगा? तो वो उसके लिए रिकवरी, उसके एसेट्स नहीं है कुछ, तो रिकवरी अगर करना है, डिफॉल्टर है तो इम्प्रिजनमेंट होता है, सिविल इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। तो सिविल इम्प्रिजनमेंट का खर्चा कंप्लेनेंट के ऊपर आता है, मतलब किसान के ऊपर आएगा। तो वो पहले उसे एक पैसा नहीं मिला, 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और उसे एक पैसा भी नहीं मिला, और उसके बाद वो खर्चा भी उसका जेल का जाए। दूसरी स्थिति क्या होगी? सपोज किसान किसी वजह से डिफॉल्ट कर रहा है और उसके खिलाफ फैसला हो गया, तो इसमें ये अच्छी बात है कि लैंड अटैच नहीं होगी। लेकिन दूसरी खतरा ये है कि सरमाएदार आदमी जो है वो तो 2 मिनट में सिविल इम्प्रिजनमेंट के लिए पैसे जमा कर देगा, किसान की जेल हो जाएगी। किसान अगर लैंड अटैच हो नहीं सकती। लेकिन सरकार ये कहती है कि हमने एसडीएम को इसलिए डाला कि जल्दी फैसला हो। उसमें जो क्लॉज है उसमें ये कहा गया है कि 3 दिन के भीतर उसको किसान का जो बकाया है उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर वो 3 दिन के भीतर नहीं करते हैं तो उस पर ब्याज वगैरह की व्यवस्था है। तो सरकार तो ये कह रही है कि हमने किसान के हक में फैसला किया है, कानून बनाया है। चलिए जी, इस मैकेनिज्म में जो मैंने आपको बताया, 30 दिन कंसिलिएशन बोर्ड के यहाँ, 30 दिन एसडीएम के यहाँ, 30 दिन डीएम के यहाँ, ये तो पक्का ही है। उसके बाद कितना लगेगा? वो जो 3 दिन की रिकवरी है, अगर वो डिस्प्यूट होता है तब की बात होती है। अगर वो 3 दिन में पेमेंट नहीं करते हैं तब डिस्प्यूट अराइज होता है एबीसीडी रीजन पे। तो उस जो डिस्प्यूट के बाद ये पेमेंट अगर नहीं किया है तभी डिस्प्यूट होगा। तो डिस्प्यूट हुआ है तो इस मैकेनिज्म का कोई मीनिंग नहीं है। इसके लिए सोल्यूशन ये है कि इसके लिए कि एक ट्राइब्यूनल्स बने। ट्राइब्यूनल्स में डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के जज हों, गांव के प्रतिनिधि हों उसमें,
कोई भी लेवल के, या एक्स एमएलए हो, और एक समाज का सभ्य आदमी हो, प्रतिष्ठित आदमी हो, 3 लोगों का टाइमलाइन बने और तुरंत केस डिसाइड कर दिया जाए, और केस सुनने से पहले ये तय कर दिया जाए कि आप 50% जो है डिस्प्यूट का आप जमा कर दीजिए, फिर सुना जाएगा, तब वो एक चीज का मतलब आता है। नहीं तो अदरवाइज तो ये बड़ी नहीं, समस्या लेकिन हो अगर जाएगी। अगर किसान से कहा जाए कि आप जमा कर दो तो 50% लाएगा कहाँ से? उसके लिए तो समस्या हो जाएगी। उसके लिए समस्या हो जाएगी, वो बड़ी समस्या है, और वो लोग पहली परेशानी में है, उसके लिए तो बिल्कुल ही मरने वाली बात हो जाएगी, जो आत्महत्या वाली बात हो जाएगी, कहेगा मुझे जेल में डाल दो, उसके पास कुछ भी नहीं है नहीं, अटैचमेंट लेकिन को, मेरा तो उसके तो मेरा सवाल ये जी। है, एक तो आपने ये बताया, दूसरा मेरे सामने सवाल ये है कि जो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट खेती अभी भी कराते हैं वो बीज खुद देते हैं, उसके अलावा खाद भी वो खुद देते हैं, या वो बताते हैं कि इस बीज का इस्तेमाल करो, इस खाद का इस्तेमाल करो। उसके बाद भी अगर फसल खराब हो जाए तो किसान से वो लेने से मना कर देते हैं, जबकि उनके द्वारा बताए हुए बीज को और खाद को खरीदने पर किसान को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। वो अगर सामान्य खेती करे तो सस्ता बीज बो लेता है, सस्ता जो खाद है वो डाल लेता है। तो अब ऐसी स्थिति में जब किसान ज्यादा खर्च कर चुका है और जो कॉन्ट्रैक्ट खेती करने वाला जो बड़ा घराना है, कोई बड़ा व्यापारी है या कोई कॉरपोरेशन है, तो कॉरपोरेट है, वो जो है मना कर देता है कि हम नहीं लेंगे, तो किसान तो मर जाता है क्योंकि उसकी लागत ज्यादा हो चुकी है। उतनी लागत जो है वो बाजार से मिलना मुश्किल है। तो फिर किसान के पास क्या उपाय बचता है? शैलेश जी, इसमें एग्रीमेंट्स जो करे जाएंगे, अगर ये कानून चलता है तो ये इसमें बहस नहीं हुई, अगर बहस होती तो किसान परिवार से बहुत से एमपीज हैं, वो अपनी समस्याएं रखते, पढ़ते, करते। इसमें क्या है, जो कॉस्ट मिलनी है वो खर्चे निकालने के बाद मिलनी है। इसमें खर्चे, अगर खर्चे ही उसमें चले गए तो उसे कॉस्ट क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो कॉस्ट वो है, तो उसे प्रॉफिट की बात उसमें आना चाहिए, ये मिलेगा खर्चे निकालने के बाद, तो उसका ये इकोनॉमिकली वाइबल है। अदर तो नहीं, तो उस बेचारा वो तो घर से दे बैठा, मजदूरी भी गई, जमीन का उसमें इंटरेस्ट भी कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, ये बड़ी समस्या की बात है। अब इसमें सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या नहीं, हो सकता सरकार ये बार बार कह रही है कि हम कानून में संशोधन के लिए तैयार हैं, तो आप मुझे कुछ पॉइंटर्स बता सकते हैं कौन कौन से संशोधन किया जाना चाहिए, क्या क्या किया जाना चाहिए कि किसान सुरक्षित हो? और मैं एक बात फिर आपको याद दे रहा हूं कि किसान के साथ साथ उपभोक्ता को भी सुरक्षित करने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि किसान से वो सस्ते में खरीदें और जो उपभोक्ता है उसको तो महंगा बेच दें। शैलेश जी, मैं एक बहुत खतरनाक चीज इसमें बताऊं, इसमें एक एग्रीगेटर वर्क शब्द आया है। एग्रीगेटर मतलब है कि किसान सरमाएदार और किसान के बीच में एग्रीगेटर आएगा। एग्रीगेटर का वही रोल हो गया जो झुग्गी झोंपड़ी खाली कराने में बदमाश का होता है, रिकवरी में अनऑथराइज वे में रिकवरी कराने का होता है। पीछे चले जाएं तो मुगल काल में जमींदार और ये जमींदार और जो भी नवाब होते थे वो उनका रोल है। जो बड़ा अत्याचार बेरहमी से इंसानियत को छोड़ के कर सकता था गरीब आदमी पे, उसको वो सौंप देते थे काम। तो एग्रीगेटर जो होगी कम्युनिटी, वो एक ऐसी खतरनाक कम्युनिटी होगी, बहुत बदमाश अनकंट्रोल्ड एक मैकेनिज्म आ जाएगी, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। एग्रीगेटर इसमें नहीं होना चाहिए। अगर सरमाया ये चीज होती है तो ये इसको नए तरीके से कानून बनना चाहिए, और एग्रीगेटर नहीं होना चाहिए। उसमें किसान, ये गांव के प्रधान या ब्लॉक के लेवल के प्रधान, ब्लॉक लेवल के रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल के एमएलए एमपी वगैरह होने चाहिए उसमें। अगर आपने थर्ड पार्टी बदमाशों को दे दिया तो सब तबाह हो जाएगा इसमें। इसमें एक एग्रीगेटर आ गए तो एक बदमाश राज शुरू हो जाएगा। जैसे नवाब और जमींदार करते थे अत्याचार गरीबों पे, वो होने लगेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें एक क्लॉज में कमी है, गुड फेथ में। गुड फेथ में अगर एसडीएम कोई काम कर देता तो डिफेंस हो गया। अब गुड फेथ तो बड़ी सब्जेक्टिव चीज हो गई कि उसने गुड फेथ में किसान के साथ अत्याचार किया या अच्छे फेथ में किया, वो बड़ा मुश्किल चीज हो जाती है उसको संभालना। तो ये गुड फेथ का डिफेंस इसमें दिया है, ये चीज बहुत खतरनाक है, इसमें डिस्कशन होना चाहिए। इसमें जो एक और चीज जो डिस्कशन है कि स्टॉक एक्सचेंज का जो वो है, स्टॉक एक्सचेंज में जो इसमें कार्रवाई होगी,
उसको इससे बाहर निकाल दिया है। तो क्या कहना चाहते हैं उसको मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या कहना चाहते हैं इसमें। नथिंग कंटेनिंग ये स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग एजेंट के जो कार्रवाई है वो इसके लिए ये अप्लाई ही नहीं करेगा। तो वो क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुड फेथ में जो कार्रवाई हो रही है वो ऐसा कभी प्रोविजन ही नहीं हुआ। मतलब अगर आदमी करप्ट करता है और उसको गुड फेथ कह के नहीं आया तो किसानों के साथ तो सरासर अत्याचार हो जाएगा। वो जेल जाने के डर से थर-थर कांपेगा, एग्रीगेटर बदमाश होके आ जाएंगे। तो ये पार्लियामेंट में नए तरीके से देखी जाए तो इसमें बहुत समाधान का उम्मीद है। जहां भी इलेक्टेड लोगों से डेविएशन होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम का डेविएशन होता है किसी भी पावर को, वहां गड़बड़ है। जहां इलेक्टेड लोग हैं तो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होते हैं, जो एग्रीगेटर हैं अपॉइंटेड इनके सरमाएदारों का हो तो वो फिर समस्या खराब हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और कहाँ पहुंचेगी दूसरे सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। अगर दूसरे सॉल्यूशन के बारे में कहें तो मैं डिस्कस करूं अगर समय है तो। नहीं, बिल्कुल आप एकदम संक्षेप में 1 मिनट के अंदर 2-3 सुझाव जो है रख दें बस। देखिए शैलेश जी, इसका सॉल्यूशन ये है कि जब किसान डिस्ट्रेस सेल में बेचता है तो जब समस्या शुरू होती है मजबूरी में, इसलिए सॉल्यूशन ये है कि जब भी वो कोल्ड स्टोरेज में और या वेयर हाउस में या कहीं भी रखे तो उसे 25% मिल जाए तो वो डिस्ट्रेस सेल नहीं करेगा। अब सवाल उठता है कि वेयर हाउस और ये कोल्ड स्टोरेज कैसे बने। कोल्ड स्टोरेज बनने और वेयर हाउस बनने की तरकीब ये है तो इनकम टैक्स में एग्जम्पशन होना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इनमें जो प्लांट मशीन जो होता है उस पर पहली साल में डेप्रिसिएशन 100% होना चाहिए। बिजली और लोन उनको इजी होना चाहिए और जीएसटी इंसेंटिव होना चाहिए। इसके बाद ये हो जाएगा, किसान डिस्ट्रेस सेल नहीं करेगा, मजबूर नहीं रहेगा। और इसमें ये होगा कि जो बड़े किसान हैं वो वेयर हाउस मिलकर बना सकते हैं। दूसरी चीज ये करनी पड़ेगी, दो करने चाहिए, 80G का प्रोविजन होना चाहिए। एक ग्राम पंचायत का जो फंड होता है उसको हमें जैसे पीएम फंड का डिडक्शन होता है, ट्रस्ट होते हैं, ऐसी ग्राम पंचायत में गांव के बच्चे जो शहर में गए हुए हैं उनको डोनेशन का राइट मिले तो उन टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है उन्हें। तो एक फंड हो जाएगा, फंड होने से वो वेयर हाउस बनाए, एजुकेशन के लिए लगाएं, ये करें। हमारे यहाँ समस्या उसकी जड़ इसके अलावा ये भी है कि हम अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते तो हमारे बच्चे आज की तारीख में चौकीदार, मजदूर बन रहे हैं या सिपाही या जवान बन जाते हैं। उनमें कैलिबर किसी भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनने का है अगर उन्हें मौका मिला जाए। लेकिन 80G के प्रोविजन हो जाएंगे तो उनके पास एजुकेशन बढ़ाने का मौका मिल जाएगा और वो अच्छा काम करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। जब वो सिस्टम में ऑफिसर होंगे गांव के बच्चे तो ये समस्या जो आई है, पॉलिसी बनाई है इन्होंने, कट पेस्ट पॉलिसी लगा दी है बाहर की जो फेल हुई पॉलिसी, तो फिर ये समस्या से शैलेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, हम आपकी आवाज को और संवाद प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम पड़ेगा को अब यही समाप्त करते हैं। पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट से बाहर हो, आसानी से ये बताया कि इस कानून में जो कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित 3 कानून हैं जिनको लेकर किसान विरोध कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं और किस तरह से ये कानून जो है एक तरफ किसान के खिलाफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ जो है वो उपभोक्ता के खिलाफ जा सकते हैं। और शैलेंद्र जी ने ठीक ही सुझाव दिया कि अगर आपको किसानों के हित को सुरक्षित रखना है और उसके साथ साथ उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित रखना है तो कानूनों में बदलाव किए जाने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव इन्होंने दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इस पर ध्यान देगी। और दोस्तों, आज इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन चलते चलते मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि हमारा जो satyhindi.com है उसका एंड्रॉयड ऐप जो है वो जारी हो गया है। आप इसको जो है गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा ये प्रोग्राम जो है और बेहतर ढंग से देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इसके वीडियो के अंत में जो है आपको एक डिस्क्रिप्शन का बटन मिलेगा। इसमें अगर आप इसको दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि satyhindi.com से आप और करीब से कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, हम कॉर्पोरेट मीडिया नहीं है, हमारी कोई फंडिंग नहीं है।
कुछ पत्रकार जो हैं वो अपने दर्शकों के सहयोग से इसको चला रहे हैं, और इसमें अगर आप हमारा सहयोग करते हैं तो हम आभारी रहेंगे। और इस तरह की पत्रकारिता जो बेबाक है, निष्पक्ष है, उसको जारी रखने के लिए जो दर्शक हैं उनकी भागीदारी जो है वो भी महत्वपूर्ण है और जरूरी है। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।